नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ डिफरेंस के बारे में जो C3 प्लांट्स, C4 प्लांट्स और कैम प्लांट्स में पाए जाते हैं। पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं C3 साइकिल क्या होती है, C4 साइकिल क्या होती है और कैम पथवे क्या होता है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आपको बोलूँगा पहले इनके बारे में जानिए, तब आपको ये क्लियर समझ में आएगा कि इसमें डिफरेंस क्या क्या है तीनों चीज़ों में। क्योंकि ये चीज़ क्या होता है कि इनको पढ़ने के बाद बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती है कि C3 साइकिल में क्या हो रहा है, C4 साइकिल में क्या हो रहा है, कैम पथवे में क्या हो रहा है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपके, ट्रिकी क्वेश्चन, अगर आप नेट का एग्ज़ाम दे रहे हो तो पहला डिफरेंस देखते हैं हम क्रेंज एनाटॉमी में। क्रेंज एनाटॉमी पहली चीज़ होती क्या है। क्रेंज एनाटॉमी हमने पढ़ा था जब हम C4 प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे थे कि वहाँ पर क्या होता है, जो वेस्क्यूलर बंडल होता है उसके चारों तरफ ब्रीथ सराउंडिंग पाई जाती है। किसकी? बंडल सीथ्स की। वेस्क्यूलर बंडल के चारों तरफ ब्रीथ सराउंडिंग पाई जाती है बंडल सीथ की, जिसको हम क्या कह रहे थे, क्रेंज एनाटॉमी। तो क्रेंज एनाटॉमी किस में पाई जा रही है? C4 प्लांट्स में पाई जा रही है क्रेंज एनाटॉमी, जबकि C3 प्लांट्स में क्रेंज एनाटॉमी नहीं पाई जाएगी, और जो कैम प्लांट्स हैं जिसमें कैम पथवे हो रहा है उसमें भी नहीं होगा ये। अब जहाँ पर C4 साइकिल पाई जा रही जिन प्लांट्स में, ज़रूरी नहीं है कि उनमें हमेशा ही क्रेंज एनाटॉमी पाई जाए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्रेंज एनाटॉमी C4 प्लांट्स में तो पाई जा रही है, C3 प्लांट्स और कैम प्लांट्स जो है इसमें नहीं पाई जा रही। लेकिन फिर भी जहाँ पर C4 साइकिल हो रही है उन प्लांट्स में ज़रूरी नहीं कि हर प्लांट्स में ही क्या हो, क्रेंज एनाटॉमी पाई जाए। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, डाई एटम्स हैं, जहाँ क्रेंज एनाटॉमी नहीं पाई जाती। CO2 पर ATP, इसका मतलब एक CO2 को फिक्स करने के लिए कितने ATP की ज़रूरत होती है इन साइकिल में या इन प्लांट्स में। तो C3 प्लांट्स में जब यहाँ पर हमने देखा था, यहाँ पर कितने ATP की ज़रूरत होती है? 3 ATP की ज़रूरत होती है एक CO2 को फिक्स करने के लिए, जबकि जो C4 प्लांट्स हैं यहाँ पर 5 ATP की ज़रूरत होती है, और कैम प्लांट्स जो होते हैं यहाँ पर भी 5 ATP। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो C4 प्लांट्स हैं और कैम प्लांट्स हैं ये क्या है, ये इनमें C3 साइकिल के साथ साथ ही इनका मेटाबॉलिक पथवे चल रहा है। इसमें C3 साइकिल भी हो रही है। जो C4 साइकिल वाले प्लांट्स हैं इनमें साथ ही साथ C3 साइकिल भी हो रही है, और कैम पथवे जहाँ पर हो रहा है वहाँ पर भी। तो 3 ATP तो लगेंगे C3 साइकिल के, और 2 ATP अलग से लगेंगे एक CO2 को फिक्स करने के लिए, C4 प्लांट्स में और कैम प्लांट्स में। इनिशियल CO2 एक्सेप्टर, जब शुरुआत में CO2 अंदर आता है सेल के, तो किसका कार्बोक्सिलेशन होता है, कौन CO2 से फर्स्ट में फिक्स होता है। तो यहाँ पर हमने देखा था C3 प्लांट्स में, यहाँ पर क्या था, RUBP, अगर आपको ध्यान हो तो, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, ये फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर है। कहाँ पर? C3 प्लांट्स में, जहाँ C3 साइकिल हो रहा है। C4 प्लांट्स में क्या था? फॉस्फोइनोल पायरुवेट। C4 साइकिल और जो कैम पथवे है ये दोनों लगभग एक जैसा ही है, मिलता जुलती चीज़ें हैं। यहाँ पर भी फर्स्ट में फॉस्फोइनोल पायरुवेट ही क्या होता है, CO2 से बाइंड होता है, या इसका फर्स्ट इनिशियल एक्सेप्टर है CO2 का। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनता है C3 प्लांट्स में? यहाँ पर आपको अगर ध्यान हो तो रूबिस्को के प्रेजेंस में क्या होता है, जब RUBP किससे बाइंड करता है, CO2 से, इसका कार्बोक्सिलेशन होता है, तो जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो होता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट। यहाँ पर क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है C4 साइकिल या C4 प्लांट्स, मतलब यहाँ जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है वो होता है 4 कार्बन वाला कंपाउंड, जो होता है एक एसिड, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। यहाँ पर भी कैम पथवे में भी सेम चीज़ रहेगी, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड ही बनेगा। फिफ्थ क्या है, ऑप्टिमम टेम्परेचर, मतलब किस टेम्परेचर में ये साइकिल अच्छी तरह से होती है। तो जो C3 प्लांट्स है यहाँ पर 15 से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस तक C3 प्लांट्स में C3 साइकिल अच्छी तरह से होती है।
यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 30 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में, जबकि जो केम प्लांट्स हैं यहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा भी जो टेम्परेचर है वो ऑप्टिमम है केम पथवे के लिए। अब यहाँ पर C3 प्लांट्स में हमने देखा था टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होने लगता है, फोटो रेस्पायरेशन होता है, तो ये C3 साइकिल को क्या करता है, इनहिबिट करता है। CO2 कंपनसेशन पॉइंट इन पार्ट्स पर मिलियन। अब इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा डिटेल से कि ये आखिर कंपनसेशन पॉइंट होता क्या है। तो जो C3 प्लांट्स है यहाँ पर 30 से लेकर के 70 ppm की ज़रूरत होती है। यहाँ पर लगभग कितना, 0 से 10 तक, और यहाँ पर 0 से 5 के बीच। किसका कंपनसेशन पॉइंट, CO2 का कंपनसेशन पॉइंट। अब जो केम प्लांट्स है यहाँ पर भी CO2 का जो कंपनसेशन पॉइंट है वो डार्क में होना चाहिए, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि ये जो C3 प्लांट्स होते हैं, केम प्लांट्स होते हैं, यहाँ पर क्या होता है, CO2 को रात में ही फिक्स करके स्टोर कर लिया जाता है डार्क के टाइम में। इसलिए यहाँ पर आपको याद रखना है कि डार्क में 0 से 5 के बीच। अगला क्या है, फोटो रेस्पायरेशन। अब फोटो रेस्पायरेशन के बारे में हमने पढ़ा था, तो फोटो रेस्पायरेशन पहली चीज़ पाई किस में जाती है, हमने C3 प्लांट्स में पढ़ा था कि यहाँ पर फोटो रेस्पायरेशन पाया जाता है, जबकि जो C4 प्लांट्स हैं इन्होंने अपने आप को ऐसा एडाप्ट ही कर लिया है कि ये फोटो रेस्पायरेशन को क्या कर सके, इनहिबिट कर सके, तो यहाँ पर फोटो रेस्पायरेशन नहीं देखी जाती। हमने C4 प्लांट्स में देखा था कि यहाँ 2 सेल्स में होती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, मेसोफिल सेल में और बंडल शीथ सेल में। तो जो बंडल शीथ सेल है वहाँ पर ही क्या होती है, C3 साइकिल होती है, और वहाँ पर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया जाता है इस C4 पथवे के द्वारा, जिससे क्या होता है, फोटो रेस्पायरेशन नहीं होता वहाँ पर। जो केम प्लांट्स है यहाँ पर भी देखा जाता है आफ्टरनून के टाइम में, आफ्टरनून के टाइम में यहाँ पर भी देखा जाता है क्या, फोटो रेस्पायरेशन। अब आपको यहाँ पर ये लग रहा होगा कि आखिर यहाँ पर स्टोमेटा तो दिन के समय क्या होते हैं, केम प्लांट्स में बंद होते हैं, तो फिर यहाँ आफ्टरनून के टाइम में कैसे देखा जा रहा है फोटो रेस्पायरेशन, क्योंकि कोई भी गैस एक्सचेंज कैसे होती है, स्टोमेटा के थ्रू ही होती है। और हमने क्या देखा था कि जो केम प्लांट्स हैं ये एरिड एनवायरनमेंट में पाए जा रहे हैं, इनमें पानी की पहले से कमी है, तो इन्होंने क्या किया, रात में स्टोमेटा को ओपन किया, CO2 को फिक्स किया, और दिन के टाइम ये पूरा बंद रखेंगे जिससे वाटर का लॉस ना हो ट्रांसपीरेशन के द्वारा, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। तो CO2 तो पहले से आ गई रात के टाइम में, अब ऑक्सीजन भी क्या हो रही है, नहीं आ रही है ना। तो फिर भी कैसे हो रहा है फोटो रेस्पायरेशन, फोटो रेस्पायरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने लगता है क्या, ये RuBP जो है ये CO2 के साथ बाइंड न करके ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने लगता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ आफ्टरनून के टाइम में ऑक्सीजन से बाइंड हो रहा है RuBP, जबकि ऑक्सीजन तो आ नहीं रही अंदर क्योंकि स्टोमेटा बंद है। तो आपको एक चीज़ ध्यान हो, अगर कि जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो CO2 का यूज़ किया जाता है, लेकिन साथ ही साथ क्या होता है, CO2 का यूज़ तो होता है पर ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस की जाती है। तो CO2 का यूज़ हो रहा है क्योंकि CO2 पहले से स्टोर कर ली गई रात के टाइम में, कहाँ पर, केम प्लांट्स में। अब दिन के टाइम जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी तो वहाँ पर क्या होगा, CO2 का यूज़ किया जाएगा, और साथ ही साथ क्या होगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी, ये बाहर तो जाएगी नहीं क्योंकि स्टोमेटा बंद है पूरी तरह से। अब यहाँ पर क्या होगा, केम प्लांट्स में CO2 का यूज़ किया जाएगा फोटोसिंथेसिस में, कब, दिन के टाइम में, और ऑक्सीजन प्रोड्यूस की जाएगी। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, ये ऑक्सीजन बाहर तो निकल नहीं पाएगी क्योंकि स्टोमेटा पूरी तरह से क्लोज है। तो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते रहेगा
अंदर, इसलिए क्या होगा सेल में, आफ्टरनून के टाइम में फोटो रेस्पायरेशन होने लगेगा केम प्लांट्स में। केल्विन साइकिल ऑपरेटिव, मतलब केल्विन साइकिल होती किसके साथ है, तो C3 साइकिल में तो ये अकेले होती है, अलोन, अकेले होती है ये केल्विन साइकिल या C3 साइकिल। C4 साइकिल में या जो क्या है केल्विन साइकिल जो है यहाँ पर C4 प्लांट्स में किसके साथ होती है, हैच एंड स्लैक साइकिल के साथ, जिसको हम C4 साइकिल कह रहे हैं। तो यहाँ C3 साइकिल के साथ क्या होता है, हैच एंड स्लैक साइकिल यहाँ पर होती है। जो केम प्लांट्स हैं यहाँ पर भी C3 साइकिल तो होगी ही, इसके साथ साथ क्या होगी, हैच एंड स्लैक साइकिल यहाँ भी होगी। एक और डिफरेंस है लास्ट, कार्बोक्सिलेटिंग एंजाइम, मतलब जो कार्बोक्सिलेशन कर रहा है या CO2 के साथ क्या कर रहा है, रिएक्शन करा रहा है। तो C3 प्लांट्स में फर्स्ट में ही हमने देखा था क्या होता है, रुबिस्को होता है कार्बोक्सिलेटिंग एंजाइम जो RuBP की रिएक्शन कराता है CO2 से। तो यहाँ पर क्या होगा, रुबिस्को होगा। C4 प्लांट्स और केम प्लांट्स में जो कार्बोक्सिलेटिंग एंजाइम है वो दो हैं, 2 बार कार्बोक्सिलेशन होता है। C4 प्लांट्स में क्योंकि 2 सेल हैं तो यहाँ पर पहली चीज़ तो C3 साइकिल के साथ ही हो रहा है एक C4 साइकिल भी, और जो केम साइकिल है वो भी किसके साथ हो रही है, C3 साइकिल के साथ ही होगी। तो यहाँ पर रुबिस्को तो दोनों में होगा ही कार्बोक्सिलेटिंग एंजाइम, पर C4 साइकिल में रुबिस्को कहाँ होगा, क्योंकि यहाँ 2 सेल हैं तो रुबिस्को होगा कहाँ पर, बंडल शीथ के सेल में, क्योंकि बंडल शीथ सेल में ही क्या होता है, C3 साइकिल होती है, तो बंडल शीथ सेल में ही रुबिस्को एंजाइम पाया जाएगा। जबकि यहाँ पर मीजोफिल सेल में जो है PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है, कार्बोक्सिलेटिंग एंजाइम। क्या, PEP कार्बोक्सिलेज, ये कहाँ पाया जाता है, मीजोफिल सेल में, क्योंकि यहाँ पर 2 सेल में हो रही है ये प्रोसेस। तो PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम होगा मीजोफिल सेल में, जो कार्बोक्सिलेटिंग एंजाइम है कहाँ पर, C4 प्लांट में। यहाँ पर 2 कार्बोक्सिलेटिंग एंजाइम पाए जा रहे हैं। जो केम प्लांट्स हैं यहाँ पर एक ही सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है, लेकिन यहाँ 2 एंजाइम काम कर रहे हैं। एक कार्बोक्सिलेटिंग एंजाइम दिन के टाइम काम करेगा और दूसरा रात के टाइम जब कार्बन को स्टोर किया जाएगा। तो डार्क के टाइम में यहाँ पर क्या होगा, PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम काम करता है। कब, डार्क के टाइम में, रात के समय में, जब CO2 को स्टोर किया जाता है। दिन के टाइम यही रुबिस्को होगा जो क्या करेगा, C3 साइकिल में पार्टिसिपेट करेगा डे टाइम में। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिले। थैंक यू।